नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 26 मई और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एडिटोरियल पेज के साथ। पहला वाला आर्टिकल जो है वो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करता है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं। हमने इससे पहले भी ऑलरेडी ये एडिटोरियल डिस्कस कर चुका है जिसमें डेटा दिया हुआ था, तो आप उस एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं। ये वाला आर्टिकल जो है आज की डेट में जो गवर्नमेंट और ये जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, ट्विटर, फेसबुक, इनके बीच में जो टसल चल रही है उसके बारे में बात करता है, तो इसको भी डिटेल में देखेंगे। ये वाला आर्टिकल ब्लैक फंगस के इंडिया में जो केसेस हो रहे हैं उसके बारे में बात करता है, तो इसको भी इन डेप्थ देखेंगे। ये वाला आर्टिकल वैक्सीनेशन के बारे में बात करता है, लेकिन मोर और लेस इसमें वही सारे पॉइंट हैं जो हमने पिछले एडिटोरियल्स में डिस्कस किया, तो इसको भी हम नहीं देखने वाले हैं क्योंकि ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ये वाला आर्टिकल पर्टिकुलरली चेन्नई के बारे में जो कंडीशन चल रही है उसके बारे में बताता है, तो अब ये भी हमारे लिए उतना कुछ काम का है नहीं। ये वाला आर्टिकल थोड़ा बहुत एक सोशल टॉपिक है जो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करता है, तो इसको भी डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को डेटा पॉइंट के साथ। अब देखिए ये डेटा पॉइंट जो है यहाँ इस पेज में यहाँ पर दिया हुआ, इसको अब हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए ये डेटा पॉइंट बताता है कि किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं उनमें किस तरीके का वैक्सीनेशन हो रहा है। यूएस की बात करो तो 39% पॉपुलेशन फुल्ली वैक्सीनेट हो चुकी है। इंडिया की बात करो तो इंडिया को बहुत ही लाइट ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है, जहाँ पर केवल 4.4% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुई है। श्रीलंका 1.6%। उसके अलावा आप देख सकते हैं बांग्लादेश 2.4%। इसके हिसाब से देखिए यहाँ पर अब जो है चिले जो है उनका 40.28% जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। तो अब देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ कंट्रीज़ तो बहुत अच्छे से वैक्सीनेट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन जो है करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट अगर आप अफ्रीका की कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ तो बहुत ही बुरी हालत है। अभी तो इंडिया जो है अफ्रीका को कोवैक्स इनिशिएटिव के अंदर वैक्सीन सप्लाई कर रहा था, तो ऐसे डेटा पॉइंट पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अब ये वाला आर्टिकल जो है ये कल की न्यूज़पेपर से है, क्योंकि कल की न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही आर्टिकल मुझे काम का लगा, तो उसको मैंने आज के एडिटोरियल में इंक्लूड कर लिया। देखिए ये वाला आर्टिकल बताता है कि यूएस का जब अफगानिस्तान से एग्जिट होगा उसके बाद क्या क्या कंडीशन होने वाली है। अब अफगान पीस प्रोसेस के लिए जो वाशिंगटन ने जो मीटिंग रखी थी इस्तांबुल में, उसमें इनिशियली टर्की ने आने के लिए तो उसमें इनिशियली तालिबान ने आने के लिए तो मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको कोई भी बातचीत नहीं करनी है। सिंपल सी बात है, जो डेट डिसाइड हुई है विड्रॉल की, यानी मई 1 की डेट डिसाइडेड थी, तो इस डेट पे विड्रॉल करना शुरू करो, इसके अलावा हमें कोई बातचीत वगैरह करनी है नहीं। ठीक है, उन्होंने ये बात कह दी। ठीक है, लेकिन अब वो इस कंक्लूजन पे आए कि वो बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत जो होगी उसका जो फाइनल आउटकम होगा वो दोहा में निकाला जाएगा। ठीक है, उन्होंने ये मांग अपनी सामने रखी है। तो अब इशू यहाँ पर ये नहीं है कि कौन इसको किस तरीके से कर रहा है, मतलब इशू ये नहीं है कि जो कंसेंसस है वो अमेरिका लेके आए या कोई और कंट्री लेके आए। मेन इशू ये है कि ये प्रॉपरली हो जाना चाहिए, यहाँ पर राइटर ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है, अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, उन्होंने अफगानिस्तान से कंप्लीट प्लान बना दिया है अपने आप को विड्रॉ करने का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब विड्रॉल होगा तो उन्होंने यह चीज़ कही कि अफगानिस्तान में पावर का डिवीजन होना चाहिए, यानी पावर पार्शली अफगान गवर्नमेंट और पार्शली तालिबान के लिए डिवाइड होनी चाहिए, ताकि तालिबान को भी मतलब गवर्नमेंट में एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो वो ये वायलेंट एक्टिविटीज़ और टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ भी होती दिखाई तमीज़ से दे नहीं रही है, क्योंकि वायलेंस तो जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी रिसेंट की बात बताओ तो तालिबान ने क्या किया, काबुल में एक स्कूल के सामने ब्लास्ट कर दिया। तो अब देख सकते हैं कि इस टाइप की चीज़ें जब प्रेवलेंट हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर उनको गवर्नमेंट में पोजीशन दे भी दी जाए। इस टाइप के अटैक्स तो कर ही रहे हैं और जो ट्रस्ट था उस ट्रस्ट को तो ब्रेक कर ही रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि तालिबान जो है उसके पास आज की डेट में इतनी पावर हो चुकी है, उनके पास इतनी सप्लाईज हैं, इतनी आर्मरी है, इतने वेपन्स हैं कि उनको कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री का ही यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर ऐसा इंसान जब आप कह सकते हैं गवर्नेंस में बैठा हुआ है, यानी तालिबान अगर उनको एक शेयर मिलेगा अफगान गवर्नमेंट में, तब तो डेफिनेट सी बात है वो अपने एक्शंस के खिलाफ मिलिट्री को भी लगने नहीं देंगे, तो फिर तो और बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अब देख सकते हैं कि जब तालिबान के साथ जो भी आज की डेट में यूएस करना चाह रहा है उसमें पाकिस्तान एक बहुत रोल प्ले कर रहा है, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 2020 में जब यूएस ने तालिबान के साथ फरवरी 2020 की डील साइन करी तो उसका क्रेडिट पाकिस्तान ने पूरा अपने आप लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि यूएस मिलिट्री जो है
जो अफगानिस्तान में जो भी वो कंट्रोल्स करते हैं वो पाकिस्तान के रावलपिंडी के जो बेस हैं वहाँ के थ्रू करते हैं, क्योंकि रावलपिंडी के थ्रू यूएस को सपोर्ट मिलता है उनकी मिलिट्री के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान आज की डेट में क्रेडिट अपना लेने में लगा हुआ है, ऑल्दो पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन को कॉल किया और उनको ये सारी बातें बताई कि किस तरीके से पाकिस्तान का रोल होने वाला है अफगान की पीस टॉक्स में। ठीक है, अब आगे जाके हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान है उनके जो आर्मी चीफ है कमर जावेद बाजवा, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान भी मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकता कि अमेरिका ही जो सारी चीज़ें करते रहे और पाकिस्तान उसका क्रेडिट लेता रहे। क्योंकि आज की डेट में क्या है, देखिए, जब जब वहाँ अफगानिस्तान में वायलेंस होता है या कुछ अटैक्स वगैरह होते हैं तो पाकिस्तान को भी इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और ऑल दो आपको भी पता है कि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया नहीं है, जो कर रहा है यूएस ही कर रहा है वहाँ पर। बस अब एक पाकिस्तान का एक छोटा सा बेस अगर यूएस यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरे की पूरी क्रेडिट जो है वो पूरा का पाकिस्तान को ही चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने पाकिस्तान को एक तरीके से तालिबान का एक ऑर्गेनाइज सिस्टम जो आज की डेट में चल रहा है, जो भी तालिबान करने में लगा हुआ है, उसके लिए ब्लेम भी कर रखा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर मेन चीज़ क्या है। ठीक है, मेन चीज़ मिस्टर बाइडन यानी जो बाइडन ये चाहते हैं कि आज की डेट में अफगानिस्तान गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जाए और एक नई गवर्नमेंट जो है उसमें तालिबान का भी रिप्रेजेंटेशन हो, यानी अफगानिस्तान और तालिबान में गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करने की बात की जा रही है। लेकिन अशरफ गनी जो हैं वो इस चीज़ के खिलाफ है। वो कहते हैं कि बाकी तो जो भी हो लेकिन गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन क्यों देना है उनको, ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। ठीक है, अब आज की डेट में हो क्या रहा है, देखिए, इस चीज़ से क्या है कि अफगान की जो पॉलिटिकल एलिट्स है ना वो एक तरीके से क्रिपल हो जाएंगे, ऐसा वो कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अगर गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन दे दोगे तो जितना अभी तक हम उन्हें कंट्रोल कर रहे थे हम तो उतना भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ऐसी बात हो रही है। उसके अलावा तालिबान जो है ना आज की डेट में अलग अलग पावर से, अलग अलग कंट्रीज से अपनी पावर लेता है, जैसे रशिया, चाइना, ईरान, यहाँ से तालिबान को आज की डेट में पावर मिलती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो आज की डेट में इन्हीं कंट्रीज़ की वजह से आगे बढ़ने में लगे हैं अफगानिस्तान में। तो एक तरीके से अमेरिका का एग्जिट जो है एक कंफ्यूज स्टेप प्रूव होता है कि देखिए अगर एग्जिट कर लिया तो वायलेंस बढ़ेगा, एग्जिट नहीं किया तो भी वायलेंस बढ़ेगा, क्योंकि एग्जिट नहीं किया तो तालिबान ने ऑलरेडी धमकी दे रखी है कि अगर प्रॉपरली टाइमली एग्जिट नहीं किया तो और वायलेंस करने में लगेंगे। तो चाहे एग्जिट करो या ना करो, वायलेंस तो बढ़ ही रहा है ना, तो अब किया जाए तो क्या किया जाए, मेन चीज़ यहाँ पर ये हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या गया है, देखिए, इनिशियली तो रशिया, चाइना, ये सब क्या ऐसा राइटर कह रहे हैं कि तालिबान को हेल्प करते हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ करने में। लेकिन अब जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो भी अमेरिका के अफगानिस्तान में रहने से खुश है। रीज़न बीइंग चाइना ने अफगानिस्तान में काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो डेफिनेट सी बात है वो बिज़नेस भी करने में लगे हुए हैं वहाँ पर। लेकिन ये टेररिस्ट अटैक्स जो ये सब चीज़ें होती हैं, ये इंडस्ट्रीज, बिजनेस, इन सबको हार्म करती हैं। तो एक तरीके से चाइना को भी डर बना हुआ है कि जब अमेरिका फुल्ली तरीके से विड्रॉ कर लेगा तो उनके बिजनेस को हार्म किया जा सकता है तालिबान के वायलेंस द्वारा। तो एक तरीके से ना चाहते हुए भी चाइना जो है यूएस को मतलब लीव करने के लिए मतलब फेवर में नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पर ये है। ऑल्दो चाइना तो उस चीज़ के अगेंस्ट है अगर डायरेक्ट ग्राउंड्स पे देखा जाए, लेकिन यूएस के रहने से चाइना को भी एक तरीके से इनडायरेक्टली फ़ायदा हो ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, देखिए, यहाँ पर यह है कि हमें अभी एक पावर प्रॉपरली कंपटीशन को, इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, ताकि अगर गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाए तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं, यानी वायलेंस जो है ये और आगे ना बढ़ें, इस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस आगे ना बढ़ें। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, अफगान पीस टॉक्स जो है एक तरीके से फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्यों? जो मैंने आपको अभी भी यहाँ पर बताया, एग्जिट करो तो तब भी वायलेंस, एग्जिट ना करो तो तब भी वायलेंस। तो एक तरीके से अगर जब प्रॉपरली विड्रॉ के एक बार हो जाएगा यूएस का, तो डेफिनेट सी बात है चाइना जो है यूएन इंटरवेंशन के लिए कहेगा अफगानिस्तान में, ताकि इस टाइप का वायलेंस जो है कंट्रोल किया जा सके। अब भारत देश जो है वो भी एक तरीके से अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है उनको प्रॉपरली बैक कर रहा है, उनके सपोर्ट में है आज की डेट में। ठीक है, क्योंकि हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे हैं।
तो डेफिनेट सी बात है, जो भी अफगानिस्तान का लास्ट वर्डिक्ट होगा हम भी उस चीज़ को ही सपोर्ट करेंगे पीस प्रोग्रेस में, ठीक है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि एक तरीके से अब डबल पीस जो है वो अफगानिस्तान में लाने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर हम यूएस का जो डिसीजन है वो एक तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं अफगानिस्तान इसको कब तक या एक्सपेक्ट इन सब चीज़ों को करता भी है या नहीं करता है अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि प्रेजेंटली तो वो इन सब चीज़ों को मना ही करने में लगे हुए हैं। अब आज की डेट में यूएस और चाइना में कंपटीशन क्या आ चुका है। कंपटीशन ये है कि यूएस के इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन चाइना के इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, और इनफैक्ट इंडिया के पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं हैं, और पाकिस्तान और चाइना दोनों ही प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं अफगानिस्तान में। तो एक तरीके से एक पर्टिकुलर कंट्री पे बहुत सारे रीजनल पावर्स कंसंट्रेट करना चाह रही हैं। इनफैक्ट अफगानिस्तान तो हमारा अच्छा फ्रेंड है, तो हमें तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत उनके लिए है भी नहीं, क्योंकि डेफिनेट सी बात है हमारे लिए रिलेशन तो उनके अच्छे भी हैं। पाकिस्तान तो आज की डेट में करना क्या चाह रहा है, एफर्ट्स कुछ ना लगाएं और क्रेडिट भी मिल जाए, ऐसा पाकिस्तान करना चाह रहा है। पाकिस्तान सक्सेस में, अगर पीस टॉक सक्सेस होती हैं तो उसमें डायरेक्ट स्टेक लेने की कोशिश करेगा, लेकिन ये एक तरीके से वायलेंस को रोकेगा या नहीं रोकेगा ये तो आगे ही देखने को मिलेगा। ऑल्दो अब देखते हैं कि जब प्रॉपर्ली एग्जिट होता है तो उसके बाद चीज़ें कैसी चलती हैं। ये वाला आर्टिकल गवर्नमेंट और सोशल मीडिया इंडस्ट्री में जो आज की डेट में रूल मेकिंग का टसल चल रहा है उसकी बात करता है। अब हो क्या रहा है, कुछ सोशल मीडिया प्लेयर्स जैसे ट्विटर हो गया और गवर्नमेंट, उनमें रिलेशंस बहुत पुअर हैं, अच्छे रिश्ते नहीं हैं मतलब, ठीक है। उसके अलावा देखा जा रहा है कि कुछ बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने तो क्या किया है कि उन्होंने सरकार के जो रूल्स सरकार ने दिए थे, जो 3 महीने पहले सरकार ने बताया था कि फेब के टाइम में सरकार ने ये बताया था कि इस टाइप के रूल्स आने वाले हैं और मई 25 तक की लास्ट डेट है आपको इन रूल्स को कंप्लाई करने के लिए। तो कुछ बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने तो इन रूल्स से कंप्लाई कर लिया, कुछ जिन्होंने नहीं किया है वो अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और इसीलिए हम ये न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं। अब सरकार चाहती है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स को रिक्रूट करें, ताकि जितने भी रूल्स हैं सरकार के उनको फॉलो किया जा सके, ठीक है। नोडल ऑफिसर्स को रिक्रूट करें ताकि जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन किया जा सके, और ग्रीवांस ऑफिसर को रिक्रूट करें ताकि जनता के जितने भी ग्रीवांसेज हैं उनको भी प्रॉपर्ली एड्रेस किया जा सके। उसी के साथ सरकार ये भी चाहती है कि व्हाट्सएप जो है वो आज की डेट में जितने भी प्रॉब्लमेटिक मैसेज हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि इतने सारे फेक मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप में एक के बाद एक फॉरवर्ड होते रहते हैं, लेकिन क्योंकि डेटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहता है इसलिए सरकार इसको ट्रैक नहीं कर पाती। तो सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि इस टाइप के प्रॉब्लमेटिक मैसेजेस के ओरिजिनेटर्स को ट्रेस किया जा सके, ताकि गवर्नमेंट उन सब के खिलाफ एक्शन ले सके जो भी इस टाइप की फेक न्यूज़ या गलत मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं कि अभी ये मुद्दा इतना ऊपर आया है क्योंकि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन का जो ट्वीट था उसको ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया के नाम पे टैग कर दिया। अब क्योंकि ऐसा टैग किया तो एक तरीके से आपको ये भी पता होगा कि कांग्रेस टूल किट वाला भी कुछ मामला चल रहा है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भी दिल्ली पुलिस ने जो ट्विटर का ऑफिस है गुरुग्राम में उसको रेड कर दिया, ठीक है। और रेड इसलिए किया क्यों, ताकि अगर ट्विटर के पास कुछ टूल किट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है तो उस चीज़ को निकाला जा सके। तो अब देख सकते हैं कि कई सोशल मीडिया एजेंसीज में, सोशल मीडिया प्लेयर्स और गवर्नमेंट में का टसल देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं ये टसल कब तक क्रिएट होता है, रिजॉल्व होता है। अब इसमें डिपेंड करता है ना कि ये एजेंसीज जो हैं इन रूल्स को मानती हैं या नहीं मानती हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ने तो सीधे कह दिया है कि अगर लोगों को व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करना है तो वो कर लें, लेकिन वो अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट करके रहेंगे। अब इन इश्यूज़ के अलावा आज की डेट में हो क्या रहा है, पहले तो हम पैंडेमिक से इतना जूझ रहे हैं, उसके अलावा हमें इन सब चीज़ों में फोकस करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमारी प्रॉपर पावर का डिवीज़न हो रहा है। तो अभी हमें इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। CGI, फिक्की, US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने एक तरीके से 6 से 12 महीने की कंप्लायंस के लिए गवर्नमेंट के लिए कह रखा है कि 6 से 12 महीने का टाइम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिया जाए, ताकि आगे जाके इनको अपॉर्चुनिटी मिले गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने के लिए और प्रॉपर रूल्स इंप्लीमेंट करने के लिए। ये वाला आर्टिकल ब्लैक फंगस की बात करता है। अब आज की डेट में हो क्या रहा है, देखिए आज की डेट में जितने भी लोगों को डायबिटीज़ है या जो लोग कोविड से ट्रीट होके आ रहे हैं उनको ब्लैक फंगस बहुत इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए डेक्सामेथासोन इस नाम की जो ड्रग है और उसके अलावा स्टेरॉइड्स का काफ़ी इस्तेमाल होने लगा है कोविड इन सबको ट्रीट करने में।
लेकिन अब क्या होता है कि अगर इन ड्रग्स की थोड़ी सी भी ओवरडोज हो गई तो ब्लैक फंगस होने की बहुत ज़्यादा संभावना जो है बन जा रही है। तो ड्रग्स का थोड़ा सा भी ओवरडोज जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक आज की डेट में प्रूव करने वाला है। तमिलनाडु जैसे राज्यों ने ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत एक नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया है और वो उसके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। ब्लैक फंगस का एस्टिमेटेड बर्डन क्या है? 1 लाख में से 14 लोगों को आज की डेट में हमारे देश में ब्लैक फंगस हो रखा है और ये डेटा करंट फंगल इन्फेक्शन रिपोर्ट्स के द्वारा बताया गया है। देखिए जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये क्या है? ये बाकी देशों की अगर तुलना की जाए तो बाकी देशों से 70 गुना ज़्यादा हमारे देश में ब्लैक फंगस के केसेस हो रहे हैं, जो बहुत बहुत बेकार बात है। अब डायबिटीज़ पे अगर फोकस किया जाए तो जितने भी लोगों को डायबिटीज़ है, यानी जितने भी लोगों में अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है या रेज्ड ब्लड शुगर है, उनको ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने में लगा हुआ है। फंगस जो है नोज़, पैरानेसल साइनसिस, आइज़ और ब्रेन को डैमेज कर दे रहा है। ये एक बहुत इसका कंसर्निंग कॉज है। फंगस जो है वो निमोनिया भी कॉज कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के आप कह सकते हैं सिम्टम्स ही आप इनको कह लीजिए जो ब्लैक फंगस के आ रहे हैं। अब रेज्ड ब्लड शुगर लेवल्स जो है ना, वो आज की डेट में एक पर्टिकुलर कंसर्न बन चुके हैं इस ब्लैक फंगस के, ठीक है। अब ये जो स्टडी है ये लैंसेट द्वारा पब्लिश की गई थी और बताया गया है कि भारत में 2016 तक 65 मिलियन लोग जो हैं उनको डायबिटीज़ हो रखा है, ठीक है। ये प्रॉपर डेटा उन्होंने दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा केसेस की बात की जाए तो तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, इन सब में बहुत ज़्यादा केसेस आने में लगे हुए हैं, ठीक है। पिछले 20 सालों की बात की जाए तो डायबिटिक पेशेंट जो हैं 2016 में 7.7 बढ़ चुके हैं। अगर 1990 के डेटा से कंपेयर किया जाए उस टाइम 5.5% हुआ करते थे। अब स्टेरॉइड जो है ना, वो कोविड रिकवरी में और ट्रीटमेंट में इन सब चीज़ों में बहुत इफेक्टिव है। लेकिन अगर स्टेरॉइड्स की थोड़ी सी भी एक्सेसिव डोज हो गई तो वो ब्लैक फंगस को अट्रैक्ट करेगा और ये शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। स्टेरॉइड्स जो है ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज करेंगे और ब्लड शुगर लेवल्स अगर अनचेक्ड रह गए तो डेफिनेट सी बात है ब्लैक फंगस जरूर इफेक्ट कर जाएगा। एंटी फंगल ड्रग्स जो हैं वो ब्लैक फंगस तक ही सीमित रखने चाहिए, ऐसा राइटर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिसिन बी ये एक ऐसा ड्रग है जो आज की डेट में ब्लैक फंगस के लिए यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये ड्रग महंगा है और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस ड्रग को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे बताइए। उसके अलावा यहाँ बताया जा रहा है कि स्टेरॉइड का घर में यूज़ जो है वो प्रॉपर सुपरविजन के अंदर होना चाहिए, कि बहुत लोग घर के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं और अगर ऐसे केस में अनकंट्रोल्ड हो गया तो फिर बहुत दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। पेशेंट जो हैं घर में मेडिकेशन भी ले रहे हैं, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें कंट्रोल से बाहर ना जाएं। उसके अलावा हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं उनको कंसल्ट करने के बाद ही इन सब चीज़ों को घर में करना चाहिए, चाहे स्टेरॉइड्स को लेना है, चाहे ब्लड शुगर को मॉनिटरिंग करना है, ये सारी चीज़ें अथॉरिटीज़ के अंदर ही होनी चाहिए। जितने भी लोग स्टेरॉइड्स पे यूज़ कर रहे हैं ना, उनको ब्लैक फंगस के अगर सिम्टम्स आए तो उनको बहुत अर्ली ही रिपोर्ट करना चाहिए हॉस्पिटल में, क्योंकि अगर इसको अर्लियर रिपोर्ट नहीं किया गया तो ये बाद की स्टेज में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और दिक्कतें आ जाती हैं। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जिन्हें आशा वर्कर्स कहा जाता है, उनके साथ ही नर्सिंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनको यूज़ करना चाहिए ताकि सोसाइटी में ये ब्लैक फंगस की अवेयरनेस बढ़ाई जा सके और लोगों को प्रॉपर्ली इस चीज़ के रिगार्डिंग एजुकेट किया जा सके, क्योंकि एक बार ये सब चीज़ें होंगी तब जाके ही लोग प्रॉपर्ली अवेयर होंगे और प्रॉपर स्टेप्स लेंगे इस डिजीज़ को एलिमिनेट करने में। ये वाला आर्टिकल ऑनलाइन क्लासेस की बात करता है, इसको हम ऊपर ऊपर देखेंगे। बताया जा रहा है कि हायर एजुकेशन जो है उनको सरकार ने एक तरीके से गाइड किया कि वो अपना क्लासरूम प्रोग्राम जो है उसको ऑनलाइन एजुकेशन में शिफ्ट कर दें, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान क्लासेस तो हो नहीं पाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि सरकार ने 3.2% जीडीपी का एजुकेशन में 2020-21 में स्पेंड किया है। तो आज की डेट में हो क्या रहा है? आज की डेट में दिक्कतें ये हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। और जब टीचरों को पता ही नहीं होगा, ठीक है, तो किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन जैसे IITs, IIMs, NITs, बाकी केंद्र की यूनिवर्सिटीज़, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिन्होंने वीडियो चैनल्स अपने लॉन्च कर दिए हैं, चाहे यूट्यूब पे बात करो, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने अपना खुद का कंटेंट जो है अपनी इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे अपलोड करना शुरू कर दिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपना शुरू कर दिया है, तो इनको तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। दिक्कत किसको है?
स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ के पास प्रॉपर इंटरनेट नहीं है जहाँ पर प्रॉपर कनेक्टिविटी आती हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। तो इस टाइप की दिक्कतों से स्टेट गवर्नमेंट की कैंपसेस जूझ रहे हैं। भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत लो है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सरकार जो है प्रॉपर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को इतने एड्स नहीं देती कि वो अपना IT टूल्स, प्लेटफॉर्म्स, डिवाइसेस को इन्हांस करके ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। तो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ के साथ काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। टीचर्स जो हैं एक तरीके से ओवरबर्डन हो चुके हैं। ओवरबर्डन क्यों? क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर टीचर्स की जो फैकल्टी की पोजीशंस हैं वो वैकेंट पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं। तो एक तरीके से टीचर में बर्डन तो आएगा ही ना मल्टीपल स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर कन्वेंशनल क्लासरूम ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन में उतना हेल्प नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हमें ऑनलाइन एजुकेशन को एक फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, तब जाके ही कुछ स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ को इफेक्ट हो पाएगा। इसके सल्यूशंस क्या हैं? देखिए, अब यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अगर लॉन्च की जाएँ तो बच्चों को हेल्प होगी, क्योंकि बच्चा उसको कभी भी देख सकता है कोर्स को जब मर्जी चाहे, ठीक है। DTH के थ्रू चीज़ों को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, डायरेक्ट टू होम। आपको भी पता होगा DTH जो होता है वो फ्री टू एयर होता है। उसके अलावा प्रॉपर कंटेंट डेवलपमेंट करके डिजिटल क्लासरूम्स को एनहेंस करना। उसके अलावा कई स्टूडेंट्स जो सोशली और इकोनॉमी वीकर सेक्शन से आते हैं उनको लैपटॉप्स या टैबलेट्स, इन सब चीज़ों को उनके आपस में बांट लेना, ताकि आगे जाके वो भी इन सब चीज़ों पे पढ़ पाएँ। ये सारी चीज़ें अगर स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में किया जाएगा तब जाके प्रॉपर्ली हेल्प हो पाएगी और ये एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ पाएगा। सो आज हमने डिस्कस करे एडिटोरियल्स। आई होप आपको ये एडिटोरियल पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही एनहांस होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी के सारी अपडेट्स विद टाइम मिल जाएँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।